Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we discussed about series and parallel combination of the resistors. सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने इस तरह से कहा था कि सर्किट एलिमेंट्स का इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ हो. एंड फॉर द पैरेलल सर्किट वी सेड दैट देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब हमारे पास रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो हम लोगों ने ये देखा था कि करंट जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है. जब वही रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच हों तो हम लोगों ने देखा था कि करंट वेरी कर रहा होता है जबकि वोल्टेज जो है वो सबके क्रॉस सेम अपेयर हो रहा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सबके क्रॉस सेम होता है. And we derive the mathematical forms for the equivalence resistance in case of series combination R1 plus R2 plus R3 plus R4 जितने भी आपके पास resistors हैं. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने ये मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की थी 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन. और जस्ट दो रेजिस्टर्स अगर मेरे पास हों तो इसी मैथमेटिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये वाली फॉर्म हासिल की थी. And in the last lecture we discussed a single MCQ number 2. Now we are going to discuss the MCQ number 3 from your exercise MCQ number 3. MCQ number 3 में स्टूडेंट्स आपको ये सर्किट गिवन है और इस सर्किट में आपसे कहा गया है कैलकुलेट करंट इन 2 ओहम रेजिस्टर. इसमें आप लोगों ने देखना है 2 ओहम वाला कौन सा रेजिस्टर है. दिस रेजिस्टर इज ऑफ द 2 ओहम. इसके क्रॉस जो करंट अपेयर हो रहा है वो करंट आप लोगों ने फाइंड करना है. फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम यू कैन सी स्टूडेंट्स कि ये सर्किट सिंपल सर्किट नहीं है. यहाँ पे मेरे पास कुछ सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन रही है, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रही है. जब कभी भी आपके पास इस तरह का सर्किट गिवन हो तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देना है, करंट के फ्लो को देखना है. आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट सीरीज़ में अटैच है, कौन सा एलिमेंट पैरेलल में अटैच है. ओके मैं करंट की कन्वेंशनल करंट मैंने आपको बताया था आपकी एंटायर बुक कन्वेंशनल करंट पे बेस कर रही है. तो मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा. यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा इनटू द सर्किट. ओके द करंट गेट्स आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इनटू द सर्किट. देन इट फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टर. मैं करंट को फ्लो करवाने से पहले इन सारे के सारे रेजिस्टर्स को नाम दे देता हूँ. सपोज दैट दिस मच रेजिस्टर इज R1, दिस रेजिस्टर R2, दिस रेजिस्टर R3, दिस वन R4 एंड दिस रेजिस्टर इज R5. ओके करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल इनटू दी रेजिस्टर R1. तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टर R1 है इसके थ्रू करंट के फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है. इसका मतलब कि जहाँ एक ही पाथ है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन. मतलब ये वाला जो रेजिस्टर है ये किस तरह से अटैच है, ये रेजिस्टर सीरीज़ में अटैच है. ओके जब करंट इस वाले रेजिस्टर से पास थ्रू होके इस पॉइंट पे आएगा, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए. पॉइंट ए पे आएगा करंट. तो यहाँ पे करंट के फ्लो के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं, 3 डिफरेंट पाथ्स हैं और हर पाथ पे एक सिंगल रेजिस्टर लगा है. अब मल्टीपल पाथ्स बन रहे हैं और मल्टीपल पाथ्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं दे आर अटैच पैरेलल. सो ये वाली सारी की सारी जो मेरे पास कॉम्बिनेशन बन रही है इन तीनों रेजिस्टर की, ऑल दिस कॉम्बिनेशन इज़ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके इन सब सर्किट एलिमेंट से करंट पास करेगा. देन इट विल गेट कलेक्टेड ऑन पॉइंट बी. पॉइंट बी से करंट फ्लो करता हुआ डाउनवर्ड आएगा एंड देन इट मूव्स थ्रू द रेजिस्टर R5. I can see that across R5 there is only single path for the flow of electric current. So it means that this much resistor is also connected in series. So this resistor is also connected in the series. Now अब मेरे पास सिचुएशन सिंप्लीफाइड हो गई है. मुझे पता चल गया है कौन से रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है.
अब मैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनके ऊपर पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, जो सीरीज़ में उनके ऊपर सीरीज़ वाला अप्लाई करूँगा, एंड आई विल फाइंड द करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर दैट इज़ R4। इसके क्रॉस मैंने करंट फाइंड आउट करना है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इन तीनों रेजिस्टर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिला के एक रेजिस्टर हासिल कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये तीनों चूँकि पैरेलल में अटैच हैं और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मेरे पास ये वाला फार्मूला है, तो इस फार्मूले के तहत मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को मिला के एक रेजिस्टर हासिल कर लूँगा। वो जो मुझे एक रेजिस्टर मिलेगा वो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इन तीनों की कॉम्बिनेशन होगी। सो आई कैन सी दैट फ्रॉम फिगर okay, from figure solution will goes like this. From figure or from circuit we can see that R2, R3 and R4 are parallel, that is R2 is parallel to R3 which is parallel to R4। इन तीनों की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे एक रेजिस्टर मिलेगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इन तीनों की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से मुझे एक रेजिस्टर मिलेगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 2 3 4 R2 3 4। This is a resistance I will obtain by the parallel combination of these much. Now my formula says that 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. It means to say that 1 over R equivalence, और यहाँ पे इक्विवेलेंस किस चीज़ की इक्वल है, R2 3 4, so R2 3 4 this will be equal to 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. Okay, now I know the values of R2, R3, R4. Simply मैं इस फॉर्मूला में R2, R3, R4 की वैल्यूज़ प्लग करूँगा and I will get my result. So I can write 1 over R2 2 3 4 as 1 over R2 की वैल्यू है मेरे पास 6, R3 की 4 एंड R4 की 2। सो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ओके, सिंपली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2, you will get the result 11 divided by 12। 1 over R2 3 4 is equal to 11 divided by 12। इस साइड को मैं इन्वर्ट करूँगा तो ये साइड ऑटोमेटिकली मेरे पास इन्वर्ट हो जाएगी। I will get R2 3 4 this will be equal to 12 divided by 11। I will get 12 divided by 11, and you can simplify this much by the help of your calculator. This will result into 1.090 ohms। ओके, अब मेरे पास ये रिज़ल्ट बन गया है। सो नाउ अब मेरा सर्किट किस तरह का बन जाएगा, सिंपली ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उनको मिला के एक रेजिस्टर मैंने बना दिया R2 3 4। सो माई सर्किट विल बी लाइक दिस मच कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला रेजिस्टर आ जाएगा विच इज़ R1, दिस मच इज़ R1, एंड इसके बाद इन तीनों को मिला के मैंने एक रेजिस्टर बना दिया है दैट इज़ R2 3 4। सो हेयर आई विल गेट R2 3 4। आफ्टर दैट माई रेजिस्टर R5, देन माई रेजिस्टर this much is R5, and then back to battery and then back to the circuit. So here negative terminal, positive, negative and positive, and then this much back to the circuit। अब मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह का हो गया है।
Now from this circuit I can see that there is only single path for the flow of electric current. It means that R1, R2, 3, 4, R5 all of these are in series. So अब इन तीनों को मिला के मेरे पास जो एक रेजिस्टेंस बनेगी, I will call that much resistance as R equivalence, विच विल बी इक्वल टू, चूँकि ये तीनों सीरीज़ में अटैच हैं और सीरीज़ के लिए मेरे पास फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे R1 मेरे पास सिंपली R1 प्लस R2, यहाँ पे R2 3 4 है, R2 3 4 प्लस R5 सिंपली यू नो द वैल्यूज़। R1 1 ओहम, R2 3 4 आप लोगों ने कैलकुलेट किया है विच इज़ 1.090, so 1 plus 1.0909 plus R5 is 3 ohms. So if you add up all these you will get 5.0909 ohms. This is your equivalence रेजिस्टेंस। नाउ अब आपका सर्किट किस तरह का हो गया। नाउ इन तीनों को मिला के आप लोगों ने एक रेजिस्टर बना दिया एंड दैट रेजिस्टर विल बी व्हाट, दैट रेजिस्टर इज आर इक्विवेलेंस। अब सिंपली एक आपके पास आर रेजिस्टर है विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दी वोल्टेज सोर्स जस्ट लाइक, और वोल्टेज सोर्स की आपको वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। नाउ अब आपके पास सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। इस सर्किट का जो बिहेवियर होगा दैट विल बी कंबाइंड बिहेवियर ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड इन दिस मच सर्किट। नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस सर्किट में सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर देना है। यू नो द रेजिस्टेंस, यू नो द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन ईजिली कैलकुलेट करंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट, यू नो दैट V इज इक्वल टू I, or this implies that I is equal to V divided by R. So here the voltage, applied voltage is 12 volts divided by resistance. Resistance is R equivalence which is 5.090. So 5.0909. ओके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। 12 divided by 5.090 you will get 2.357 and current has the units ampere. So इसका मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है towards R1, towards parallel combination of R2 3 4 and towards R5, this current is of the 2.357 amperes. Okay, ये सर्किट चूँकि इसके इक्विवेलेंट है और ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। नाउ पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस सर्किट की तरफ आया और फिर इस सर्किट की तरफ आया। अब मैं इस सर्किट से बैक इस सर्किट की तरफ जाऊँगा और देन अगेन बैक टू दिस मच सर्किट और 2 ओहम वाले के क्रॉस करंट को फाइंड कर लूँगा। सिंस आई नो दैट द नेट करंट इज 2.357, सो द नेट करंट in this much circuit is 2.357। क्यों? क्योंकि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें जो करंट होगा दैट विल बी सेम करंट इन दिस मच सर्किट। ओके, इस वाले सर्किट में अगर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.357 है। आई कैन सी दैट ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में अटैच हैं और सीरीज़ में करंट सेम होता है। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस भी करंट 2.357 है, इस वाले के क्रॉस भी 2.357 है, इस वाले के क्रॉस भी 2.357 है। अब मैंने तो करंट कैलकुलेट करना है 2 ओहम वाले रेजिस्टर में। यहाँ पे मैं देखूँ 2 ओहम वाला रेजिस्टर कौन सा है, R4 है, और R4 किसके क्रॉस आ रहा है, R4 इस वाले में अपेयर हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लूँगा, दैट इज़ वोल्टेज 2 3 4 ये फाइंड आउट कर लूँगा सिंपली ओहम्स लॉ को ही यूज़ करते हुए। अब चूँकि आपको पता है ये सीरीज़ सर्किट है और सीरीज़ सर्किट में मैंने आपको बताया था वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो डिफरेंट होता है। इट मीन्स दैट इसके क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज, इसके क्रॉस डिफरेंट, इसके क्रॉस डिफरेंट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मच वोल्टेज V2 3 4। सो
करंट सबके क्रॉस यही रहेगा 2.357। क्यों यही रहेगा? क्योंकि सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था करंट सेम रहता है। सो इसके क्रॉस अगर मैंने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सिंपली मैं ओहम्स लॉ को यूज़ करके फाइंड आउट कर लूँगा। V234 दिस इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस 234। ओके, सिंपली वोल्टेज आप फाइंड आउट करते हैं। करंट की वैल्यू 2.357 इंटू रेजिस्टेंस R 234, इसकी वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया 1.0909। ओके, इफ़ यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस मच, you will get the answer 2.571 volts. So voltage across V234 is 2.571 volts. Now you know that this much resistor is actually the parallel combination of these three resistors. पहले मैं इस सर्किट से इस पे किया, अब मैं इससे वापस इस पे आ रहा हूँ। R234 पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन तीनों की, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब जो वोल्टेज V234 के क्रॉस एज अ होल आ रहा है, वही वोल्टेज R2, R3 और R4 के क्रॉस आ रहा है। कहने का मतलब ये जो वोल्टेज V234 के क्रॉस आ रहा है, वही वोल्टेज R2 के क्रॉस आएगा, वही R3 के और वही R4 के। सपोज दैट R4 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैं V4 कह देता हूँ, R3 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है V3, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसको V2। चूँकि मैंने इस वाले रजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, तो मैं ये वाला वोल्टेज लूँगा। ओके, now I know that V234 this is equal to V2 which is equal to V3 which is equal to V4. Why? Because they are all in parallel combination and I am interested in this much voltage क्योंकि मैंने 2 ओहम वाले के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है और 2 ओहम वाला R4 है। So my V4 will be equal to V234 which is equal to 2.571 volts. Okay, now I also know that R4 this is equal to 2 ohms. Now voltage पता है, resistance पता है, current मैंने find out करना है। I current will be equal to according to Ohm's law V divided by R. Here I have V4 divided by R4. So your V4 2.571 divided by R4 which is 2 ohms 2, and by this much you will get 1.2855। अगर इसको राउंड ऑफ कर दे तो 1.29 एम्पियर्स बन जाता है। सो एंड दिस मच इज़ द ऑप्शन नंबर बी। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली ये सारे का सारा इस प्रोसीजर को सर्किट एनालिसिस कहते हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ सर्किट एनालिसिस यू कैन फाइंड आउट कि इस 2 ओहम वाले के रजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होगा। डायरेक्टली आप लोग कभी भी नहीं बता सकते इस 2 ओहम वाले के क्रॉस क्या होगा करंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी है, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। सो यू हैव टू सॉर्ट आउट कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है, एंड देन यू कैन फाइंड योर आंसर। ओके, let me take the book for the MCQ number 3. Okay students, now let's come to the MCQ number 3. In the MCQ number 3 you are given 10 raised to power 6 electrons are moving through a wire per second. 10 raised to power 6 electrons are moving through a wire per second. The current in the wire is, or the current developed is. You are given about the information about number of electrons and time, and you are asked about the current. So इस वाले MCQ को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? Your MCQ number 4. MCQ number 4. What you are given? You are given number of electrons. How many number of electrons? That are 10 raised to power 6. And time आपको per second given है, means 1 second. So time you are given is 1 second. Okay.
and you are asked about the current I, how you will solve this much MCQs. It's very simple. आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है Q that is equal to N into E, where E is charge on electron, so N is 10 raised to power 6, charge on electron 1.6, 10 raised to power minus 19 coulombs. So if you simplify this much, you will get 1.6 multiplied by 10 power minus 13 coulomb. This is your charge Q. Now to find the current, you have the relation I that is equal to Q divided by T, and Q is 1.6 multiplied by 10 power minus 13 divided by 1 second, and this will result 1.6 multiplied by 10 power minus 13 amperes current. So for this much MCQ, your correct option is option number C, that is 1.6 10 raised to power minus 13 amperes, and this is how you will solve your this much MCQ. Okay, your next MCQ, when a wire is stretched and its radius become r by 2, then its resistance will be. एक वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया है, उसका रेडियस r by 2 हो गया है, पहले r था बाद में r by 2 हो गया, तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा सा फिगर से हम लोग ड्रॉ करके समझ लेते हैं. दिस इज़ योर MCQ नंबर 5. MCQ नंबर 5. सपोज दैट आपके पास इनिशियली एक वायर थी सिलेंड्रिकल शेप में. लेट अस कंसिडर दिस मच एज योर वायर. सिलेंड्रिकल शेप में ये वायर थी. ओके, इट हैज़ द रेडियस, हैविंग द रेडियस r एंड लेंथ, लेट अस सपोज लेंथ l. अब आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया बाय अप्लाइंग फोर्स इन दिस एंड दिस वर्ड डायरेक्शन. जब स्ट्रेच किया तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी. इसका रेडियस आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है r by 2 हो गया है, मीन्स दैट इसकी शेप अब कुछ इस तरह से हो जाएगी दिस मच, और इसकी लेंथ कुछ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. लेट्स अज्यूम दिस मच बिकम्स इट्स लेंथ. नाउ इट्स रेडियस इज r by 2 and its length is, let's say हमें लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, that is L prime, and radius becomes r by 2, that is r prime is equal to r by 2. You are asked about the effect of the resistance. तो इसको स्टूडेंट्स सॉल्व किस तरह से करेंगे. सबसे पहले हमें इस लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है. आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई ए. रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो इफ द लेंथ इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. Now it means that resistance has dependence on length and cross-sectional area. So if your length changes and your cross-sectional area also changes, then your resistance changes. From here I know that this much is a cylindrical wire, and for area of cylinder, और आप लोग इसको देख सकते हो टॉप से इसकी सर्कुलर शेप है, एंड एरिया ऑफ सर्कल उसके बारे में आपको पता है, दैट इज़ एरिया इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर. सो यहाँ पे रेडियस r है, यहाँ पे रेडियस r by 2 है. नाउ हाउ विल यू मैनिपुलेट दिस मच. ओके, मैं इसके लिए जो एरिया आएगा इस वायर के लिए, दैट विल बी पाई r स्क्वायर. इस वायर के लिए जो मैं एरिया निकालूंगा, एरिया फॉर दिस मच वायर डिनोटेड बाय a प्राइम, दैट विल बी इक्वल टू पाई r प्राइम स्क्वायर. ओके, पाई r प्राइम स्क्वायर मीन्स दैट पाई r prime is equal to r divided by 2. So r divided by 2 square, and this will result pi r square divided by 2 square means 4. Okay, where this pi r square is actually the area of this wire, so I can write a divided by 4. So here I have now information, area of this wire, cross-sectional area of this wire is equal to cross-sectional area of this wire divided by
4। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब मैंने लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सो by the formula of volume you know that cross sectional area multiplied by length that is equal to the volume। अब वायर इतनी थी, इसको आपने स्ट्रेच करके इतना कर दिया। वॉल्यूम इस केस में कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। वॉल्यूम फॉर दिस केस एंड वॉल्यूम फॉर दिस केस इफ v प्राइम, देन वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। सो v विल बी इक्वल टू v prime। So this is a volume of this much cylindrical wire, and a prime l prime, this is a volume for this much wire। Since the volume will always remain same, so a into l, that will be equal to a prime l prime। Okay, now I know the value of the a prime, so you can just insert the value of a prime to find value of l prime। So a into l into a prime has a value a by 4, so a divided by 4 into l prime। सिंपली a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई l, दैट विल बी इक्वल टू l प्राइम। अब आपको लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और आपको एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। नाउ यू कैन फाइंड दिस मच रेजिस्टेंस r prime, that is resistance of this wire, r prime, r is resistance of this wire। So r prime, this will be equal to what? This will be equal to simply rho l prime, l prime is equal to 4 times l, 4 times l divided by a prime is equal to a by 4, so a divided by 4। ये 4 यहाँ से न्यूमिनेटर में आएगा और इस न्यूमिनेटर में इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट r प्राइम दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 रो l डिवाइडेड बाई a। Okay, now simply you can solve this r prime, this will be equal to 16 into rho l by a, where rho l over a, this is equal to r। So इसका मतलब जब आप लोगों ने इस तरह से किया कि एक आपका सिलेंड्रिकल वायर थी, उसको स्ट्रेच करके उसका रेडियस हाफ कर दिया, तो इस वायर की रेजिस्टेंस कॉमन ऑब्जर्वेशन ये कहती है बढ़ जानी चाहिए। क्यों बढ़ जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और वही हमें मैथमेटिकल रिजल्ट्स भी बता रहे हैं दैट आर प्राइम, इस वायर की रेजिस्टेंस दैट बिकम्स इक्वल टू 16 टाइम्स और 16 टाइम्स इसकी रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर इस वायर की रेजिस्टेंस 2 ओहम थी, जब आपने इसको स्ट्रेच करके इस शेप में लेके आ गए, सो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस विल बी 32 ओहम। इस वायर की रेजिस्टेंस 32 ओहम हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 एंड एमसीक्यू नंबर 5 इससे पहले जो बोर्ड का पेपर 2018 में आ चुका है, उसमें ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज़ अपीयर हो चुके हैं। इन दोनों एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सॉल्व। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं for your own practice। Most probably student, this is our last lecture, this is our last online lecture for all of you। Inshallah from 15th of September you will be in the college, and there your concerned teachers will take over and they will continue this match course। यहाँ तक कोर्स कवर करने में मी एंड माई टीम फ्रॉम द हरिपुर कैंपस एंड इनफैक्ट फ्रॉम ऑल द पीस कैंपसेस वी ट्राइड अवर बेस्ट के एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल हम लोग आपको डिलीवर कर सके। बट यू नो दैट ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ इट्स ओन प्रो एंड कॉन्स। सो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया और सेकंड चैप्टर जो अभी तक यहाँ तक कवर कर चुके हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन कंसर्न इट विद योर कंसर्न टीचर, दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल दीज MCQ। I wish all of you very good luck, best luck, and for your future, for your ETR test and for your board examinations. Thank you very much.